तो अभी आपने जो लिखे हैं वो कौन कौन से लिखे हैं? सबसे पहले लिखा है आपने संस्कृत। भाषा का जिस समय पर प्रादुर्भाव हुआ है तो पहली भाषा कौन सी मानी गई? हमारी संस्कृत भाषा मानी गई। ठीक, संस्कृत से किस भाषा का विकास हुआ? पाली भाषा का विकास हुआ। पाली भाषा से किस भाषा का विकास हुआ? प्राकृत भाषा का विकास हुआ। और प्राकृत से अपभ्रंश। अपभ्रंश के 6 हिस्से थे। अपभ्रंश के कितने हिस्से थे? 6 हिस्से थे। और उन 6 हिस्सों को जो विभाजित किया गया है उसमें सबसे पहला हमारा था, कौन सा था? शौरसेनी। शौरसेनी अपभ्रंश जो था ये एक ऐसा अपभ्रंश था जिससे कुछ एक उपबोलियां निकली। ठीक, तो उसमें अपनी हिंदी की 5 उपबोली मानी जाती हैं। कितनी उपबोलियां मानते हैं? उन 5 में जो है एक पश्चिमी हिंदी है। ठीक, पश्चिमी हिंदी की 18 अपनी उपबोलियां हैं। कितनी उपबोलियां हैं? 18 उपबोलियों में से एक उपबोली है जिसको हम कह सकते हैं कौरवी। कौरवी या खड़ी बोली। कौरवी या खड़ी बोली कहते हैं। खड़ी बोली को खरी बोली के नाम से भी जाना जाता है। खरी का मतलब क्या होता है? ऐसी भाषा जो हमारे बोलने और सुनने में कैसी हो, कानों को कठोर लगे। खरी खोटी जिसको कहते हैं ना, तो खरी वाला भाषा, खरी बोली। इसमें बड़े आ का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है, जैसे खाना। क्या लिखेंगे? खाना, पीना। अच्छा, इसी को हम अगर ब्रज भाषा में कहें तो खइयो, ऐसे बोलते हैं ना, अयो जइयो। हम लोग कहते हैं आना जाना, तो ये क्या है? आना जाना खड़ी बोली हो गई। अयो जइयो ये सब क्या है? अलग अलग नहीं। इसी को हम मानकीकरण में प्रयोग करते हुए आज अध्ययन कर रहे हैं। जो भाषा हम अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं वो कौन सी कहलाती है हमारी? कौन सी? मानक भाषा। कौन सी भाषा है? मानक भाषा। तो इतनी यहाँ तक की क्रम समझ गए। तो मानक भाषा के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं अब वर्णमाला। क्या पढ़ेंगे? वर्णमाला के अंतर्गत बहुत सी बातें होती हैं जो हमको समझनी चाहिए। जैसे सबसे पहले तो वर्णमाला में वर्णमाला ही क्या है, इसका मतलब क्या है। इसके बाद में वर्णमाला के बाद में हम आते हैं कि स्वर क्या है, व्यंजन क्या है ना। स्वर व्यंजन के अंतर्गत आपका वर्ण क्या है, अक्षर क्या है, ये सारी परिभाषाएं हैं। अक्षर क्या है, लिपि क्या है, व्याकरण किसे कहते हैं, इन सभी के बारे में हमको क्रमशः जानना चाहिए। तो अब देखते हैं कि कैसे इनका अध्ययन या इनका तात्पर्य है। वर्णमाला का मतलब है किसी भी भाषा के अंतर्गत, वर्णमाला का तात्पर्य है किसी भी भाषा के अंतर्गत उसके जो व्यवस्थित वर्ण होते हैं, व्यवस्थित और क्रमबद्ध जो वर्ण होते हैं उनको हम वर्णमाला के नाम से जानते हैं। तो हम सीधी सादी भाषा में कह सकते हैं कि वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक, स्वर क्या है? वर्णमाला के अंतर्गत हमारी जो हिंदी की वर्णमाला है इसमें स्वर और व्यंजन 2 प्रकार के वर्ण हैं। कितने प्रकार के वर्ण हैं? एक स्वर है और एक व्यंजन है। तो स्वर किसे कहते हैं? ऐसी ध्वनियाँ जो उच्चारण के आधार पर स्वतंत्र रहती हैं। क्या कहलाती हैं? स्वर कहलाती हैं। तो इसकी सीधी परिभाषा क्या रहेगी? उच्चारण के आधार पर स्वतंत्र ध्वनियों को स्वर के नाम से जाना जाता है। ठीक, व्यंजन किसे कहते हैं? उच्चारण के आधार पर परतंत्र ध्वनियों को व्यंजन के नाम से जाना जाता है। कैसी ध्वनियों को? परतंत्र। परतंत्र का मतलब क्या होता है? जिनका उच्चारण बिना स्वर की सहायता से नहीं किया जा सकता है। जब तक हम उसमें स्वर की सहायता नहीं लेंगे तब तक उन वर्णों का उच्चारण नहीं हो सकता। ठीक, तो ऐसी ध्वनियों को कहा जाता है व्यंजन। वर्ण क्या है? लिपि के द्वारा सांकेतिक चिन्हों का प्रयोग। लिपि के द्वारा जब सांकेतिक चिन्ह, कुछ सांकेतिक चिन्ह बनाए जाते हैं तो उनको हम वर्ण कहते हैं।
जैसे अगर हमने केवल इतना बनाया है तो ये क्या है, ये एक सांकेतिक चिन्ह है, इसको हम क्या बोलते हैं, वाह बोलते हैं। अब ये बोलने का हमको ज्ञान कौन करा रहा है, व्याकरण। मतलब ऐसा लिखा है तो हम बोलेंगे इसे वाह। तो ये बात किसने बताई, व्याकरण ने। और ये लिखा किसने है, लिपि ने। और ये है क्या, लेखन की लघुतम इकाई अर्थात वर्ण, अर्थात वर्ण। अगर हम इसको ऐसे कर दें, अब देखो लिपि ने उस सांकेतिक चिन्ह में कुछ थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया, तो ये थोड़ा सा परिवर्तन, अब ये क्या कहलाया, तो हमसे व्याकरण कहती है कि भैया अब लिपि ने इसमें कुछ परिवर्तन किया और ये वर्ण हो गया क। अगर हम ऐसा न करके केवल बीच से इसको काट दें तो ये क्या कहलाएगा, ब कहलाएगा। ठीक। अब देखो व्याकरण फिर कहती है कि इसने, लिपि ने थोड़ा परिवर्तन किया, इसलिए इसको अब क्या कहेंगे, कहेंगे। और अगर हम इसको ऐसे कर दें तो क्या हो गया, खा हो गया। तो ये सब कौन परिवर्तन कर रहा है, लिपि। और इसमें इधर वाला मिटा दे, केवल ये रखें तो क्या कहलाएगा, या कहलाएगा। इसको थोड़ा सा ऐसे करके हम ऐसे कर दे तो क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि किस तरह से वर्णों में, और इनको ऐसे करके ऐसे कर दे तो सा हो जाएगा। ठीक। तो कितनी अजीब सी बात है कि जरा जरा सा इसको बस हम ऐसे कर दें और ऐसे कर दें तो क्या हो गया, आ हो गया। तो देख रहे हैं कि ये परिवर्तन, ये छोटा छोटा सा परिवर्तन कौन कर रहा है, लिपि कर रही है। तो और ये क्या है, सांकेतिक चिन्ह है। तो सांकेतिक चिन्हों का निर्माण करने वाले कारक को क्या कहा जाता है, लिपि कहा जाता है। ठीक। अब इसके बाद तो लिपि भी हम समझ गए कि क्या है। ठीक। अब बात करते हैं हाँ वर्ण की। तो ये जो बनकर तैयार हुआ ये क्या है, वर्ण है। ठीक। फिर अक्षर क्या है, जो यहाँ पर लिख गया ये वर्ण है। अक्षर क्या है, अक्षर की परिभाषा क्या है, अक्षर उसे कहते हैं न क्षरति सः अक्षरः, जिसका क्षरण नहीं हो सकता, जिसका विनाश नहीं हो सकता, उसे क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं, जिसका क्षरण या विनाश नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है, इसका विनाश हो सकता है क्या, हो सकता है, हो गया, इसका विनाश हो गया, मैंने कर दिया। जो लोग बोर्ड की तरफ नहीं ध्यान दे रहे थे वो पूछ रहे क्या हो गया, ऐसा क्या विनाश कर दिया, ध्यान तो कहीं और था, है ना। पहले क्या लिखा था, ये। ठीक। और इसको हमने कहा कि ये क्या है, ये वर्ण है और वर्ण का विनाश किया जा सकता है। आपने कहावत सुनी होगी, करिया अक्षर तो जरूरी, हम तो कहते हैं कि केकड़ा बराबर। ठीक। करिया अक्षर वैसे भैंस बराबर ही कहा जाता है, काला अक्षर भैंस बराबर। तो इसका ये काला लिखा है ना, लेकिन क्या ये भैंस बराबर है, तो हिले हुआ के इसको पढ़ो। भैंस बराबर का मतलब क्या है, मतलब तुम उसे क्या कर सकते हो, देख सकते हो। और हमने अगर इसका अध्ययन उच्चारण किया तो क्या है, हम साक्षर किसे कहते हैं, साक्षर किसे कहते हैं, जो इसको पढ़ता है उसी को तो साक्षर कहते हैं। तो सा अक्षर में स धन अक्षर, यही तो लिखा है। तो अक्षर का मतलब होता है जिसका क्षरण न किया जा सके, जिसको मिटाया ना जा सके, जिसको नष्ट न किया जा सके। अब बात समझ पाए, अक्षर माने क्या है, तुम वर्ण और अक्षर दोनों को एक ही समझते हो, अक्षर नहीं, अलग अलग है। अक्षर का मतलब जिसका विनाश नहीं, और वर्ण माने विनाश, इसका विनाश हो गया। लेकिन अगर साक्षर व्यक्ति है तो ये जो देख रहा था वो नहीं समझ पाएगा कि था क्या, अभी बाहर पूछो गुरु जी का लिखा था यार, था तो कुछ करिया अक्षर वैसे बराबर पता ही नहीं कहा था। और जो साक्षर व्यक्ति है तो तुरंत बोलेगा क्या था, आ था, क्या था, उच्चारण हो गया ना। तो क्या आ को मिटाया जा सकता है,
लेखन को मिटाया जा सकता है, ध्वनि को मिटाया नहीं जा सकता। हमने एक वर्ण लिखा, पढ़ो क्या लिखा है? नहीं, ये का नहीं लिखा है, पढ़ो इसे क्या लिखा है? कुछ नहीं लिखा है। भाई ये सब क्या है? ये सांकेतिक लिपियां ही तो है, ये संकेत चिन्ह ही तो है। तुम उनको अलग अलग ध्वनि से बोलते हो। ये क्या लिखा है? ये ए लिखा है, तो ये किसी और भाषा का, तो ये भी ए लिखा है। दोनों उच्चारण एक ही है। ये किसी और भाषा का, ये किसी और भाषा का, ये किसी और भाषा का, ये किसी और भाषा का। तुमको ये पता है, ये पता है, ये नहीं पता, इसका मतलब ये थोड़ा कि ये लिखा नहीं है। जाने कितने शिलालेख ऐसे मिले हैं, पुराने शिलालेख मिले जिनको पढ़ा नहीं जा सकता है, क्योंकि उनकी हमको क्या नहीं पता, ये नहीं पता कि इसको क्या बोलेंगे। हमें ये पता था इसको क्या बोलेंगे, हमें ये पता था इसे क्या बोलेंगे, हमें ये पता था इसे क्या बोलेंगे, हमें ये नहीं पता कि इसे क्या बोलेंगे, क्योंकि इसकी व्याकरण हमें इसको पढ़ते हैं हम पढ़ते हैं जो तो ये हम लिखा है संस्कृत में। ठीक, ये एक मृलिक शब्द पढ़ा जाता है, शिव का नाम है मृलिक। अल पढ़ा, ये अल पढ़ा जाता है, ला ना का नहीं है, ये अल है, मृलिक। ये मृलिक में इसको लिखा जाता है। कभी देखना था, ये वैदिक व्याकरण के शब्द है। ठीक, तो ये क्या है? अब ये आपके लिए क्या हो गया? अक्षर। तो ध्वनि लिपि की या लेखन की लघुतम इकाई, लिपि या लेखन की लघुतम इकाई क्या कहलाती है? वर्ण। उच्चारण या ध्वनि की लघुतम इकाई को कहते हैं अक्षर। ये बात अब कन्फर्म हो गई। उच्चारण की या ध्वनि की लघुतम इकाई को हम कहते हैं अक्षर। लिपि या लेखन की लघुतम इकाई को कहते हैं वर्ण। वर्ण अक्षर हो गया। लिपि क्या है? अब लिपि क्या है मैंने बताया ना, सांकेतिक चिन्हों का निर्माण करने वाले कारक को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। और व्याकरण क्या कहते हैं? लिपि के द्वारा निर्मित वर्णों का उच्चारण और अर्थ देने वाले कारक को, उच्चारण स्थान बताने वाले और अर्थ को बताने वाले कारक को क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? अब बात करते हैं कि शब्द किसे कहते हैं। बात है हमारी शब्द किसे कहते हैं। आज हम केवल वेश तैयार कर रहे हैं आपको व्याकरण पढ़ाने का। शब्दों का मेल कैसे हो सकता है? शब्द अक्षरों के व्यवस्थित या क्रमबद्ध या सार्थक अक्षरों के मेल को शब्द कहते हैं। जहां पर सार्थक वर्ण मिलते हैं वह क्या कहलाते हैं? शब्द। कैसे? सार्थक का मतलब क्या है? यहाँ पर हमने कहा क, म और ल, तीन ये क्या है? वर्ण है। ये तीन वर्ण है और तीनों को हमने एक साथ रख दिया तो ये क्या बन गया? कमल बन गया। अगर हम माँ को पहले कर दें और अब तो ये क्या सार्थक हुआ? सार्थक वर्णों के मेल को हम शब्द कहते हैं, निरर्थक को नहीं कहेंगे। ये शब्द है लेकिन इसका कोई तात्पर्य है नहीं, तो ये बेकार हो गया हमारे लिए। मकल कुछ होता ही नहीं है। हाँ, हम इतना कर सकते हैं, ला को पहले कर दें और माँ को बाद में कर दें तब भी सही आ जाएगा। तो क्या बन गया? कलम। कमल और कलम दोनों बन जाएंगे लेकिन मकल कुछ भी। तो सार्थकता वर्णों की होनी चाहिए और सार्थक वर्णों से कोई शब्द बनता है और वो शब्द तब सार्थक होता है जब उसका एक निश्चित अर्थ होता है। तो निश्चित अर्थ को प्रदान करने वाले को हम शब्द कहते हैं अथवा वर्णों के सार्थक मेल को भी हम शब्द कहते हैं। तो इसके दो रूप हो जाते हैं। शब्द किसे कहेंगे? या तो वो सार्थक हो अर्थ के आधार पर या फिर वर्णों के सार्थक क्रम को हम शब्द कहते हैं। और शब्दों का व्यवस्थित क्रम जो होता है, शब्दों का व्यवस्थित क्रम क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। जब शब्दों को हम व्यवस्थित रूप से रखते हैं तो वो हमारा वाक्य हो जाता है। जैसे कलम से लिखो, हमने क्या कहा? कलम से लिखो। तो ये शब्द का ये तीन शब्द हैं
और 3 शब्दों से हमने क्या निर्मित किया, एक वाक्य बनाया। कलम से लिखो, और अगर हम से पहले कर दें, अब इसकी क्रमबद्धता में गड़बड़ कर दें हम, तो से कलम लिखो, तो क्या ये व्याकरण की दृष्टिकोण से सही है? देखो शब्द अब भी वही है, लेकिन इसकी अन्विति गड़बड़ कर दी। इसको हम क्या कहते हैं? अन्विति। किसी भी शब्द को व्यवस्थित क्रम में कैसे लिखा जाता है, इसके लिखने के विधान को अन्विति के नाम से जानते हैं। अगर कभी आपने सुना हो तो ठीक, ना सुना हो आज सुन लो। इसको क्या कहते हैं? अन्विति कहते हैं। अन्विति वह तत्व है जो ये बताती है कि लिखना कैसे है। जैसे सबसे पहले कर्ता, जैसे राम वन जाता है, तो यहाँ पर राम वन जाता है जो लिखा गया है, राम करता है, वन कर्म है, जाना क्रिया है, अब अन्य शब्द पूरक है, क्रिया का सहायक है। तो कर्ता कर्म क्रिया के आधार पर ही हम प्रायः समस्त शब्दों का प्रयोग करते हैं। ऐसा कौन बता रहा है हमें कि ऐसा ही करना है? अन्विति। अन्विति ने बताया कि सबसे पहले कर्ता रखो, कर्म रखो, उसके बाद क्रिया। हम ये नहीं लिख सकते जाता है राम वन, वन जाता है राम, ऐसा अगर लिखेंगे तो शब्द तो वही हैं, परंतु अन्विति के आधार पर वो क्या हो गए हैं? गलत। ये बात जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बड़ी अच्छी परीक्षाओं में पूछी जाती है, SI में या आपका समीक्षा अधिकारी में या IS PCS में अन्विति का बड़ा महत्व होता है। आपसे निबंध आदि लिखाए जाते हैं या शुद्ध वर्तनी जब पूछी जाती है वो इसी चीज में गड़बड़ करते हैं। अन्विति जब गड़बड़ करते हैं, अन्विति के तरीकों में गड़बड़ करते हैं, तो वहां पर ही आपके शब्द क्या हो जाते हैं? गलत हो जाते हैं, और पूरा का पूरा वाक्य जो है वो वर्तनी के आधार पर गलत हो जाता है। बात समझ में तो नहीं आ रही है? ऐसे जब सार्थक कई वाक्य मिलते हैं तो क्या बनता है? ऐसे सार्थक वाक्य जब मिलते हैं तो क्या बनता है? वाक्यांश कैसे हो जाए? ये पूरा वाक्य वाक्यांश, वाक्य का अंश मतलब बहुत छोटा हो जाएगा। तुम बड़े की ओर जा रहे हो, छोटा खींच के ला रहे हो क्या? ये बनेगा आपका अनुच्छेद। अनुच्छेद को अंग्रेजी में जिसको आप कहते हो पैराग्राफ, एक पैरा, ये तो बोलते हो ना, एक पैराग्राफ। तो अनुच्छेद का मतलब है पैराग्राफ, ठीक है? तो एक अनुच्छेद मतलब एक कोई पूरी बात को हम कई वाक्यों में एक बात को कहते हैं, ठीक है? जैसे आपका नाम क्या है? अमन मेरा शिष्य है, वह मेरे लिए एक गिलास पानी लाया। तो ये हमने कई एक वाक्यों को जोड़ा और एक अनुच्छेद बना दिया, ठीक? तो इस तरह से ये क्या बना? अनुच्छेद या पैरा। ऐसे कई एक पैरा जब जुड़ते हैं, कई एक अनुच्छेद जुड़ते हैं तो एक चैप्टर या पाठ बनता है। और जब ऐसे कई पाठ जुड़ते हैं तो एक संकलन बनता है, जिसको हम कहानी संकलन या कविता संकलन या कुछ भी इस तरह से बोलते हैं। मतलब एक पूरा ग्रंथ या किताब बनती है। तो हमने क्या अध्ययन किया कि भाषा कहाँ से उत्पन्न हुई? वर्णमाला। वर्णमाला में छोटे से क्रम से चले और आपको पूरी एक किताब तक लेकर गए। इसमें जो चीज़ आपके समझ में नहीं आई वो पूछो मुझसे, है? भाषा, हाँ। आओ अब छोटी छोटी और भी परिभाषाओं को अध्ययन करते हैं। प्रादुर्भाव का मतलब होता है किसी चीज का जन्म होना। प्रादुर्भाव का मतलब किसी भी चीज का जन्म होना। अच्छा, इधर भाषा की बात कर लेते हैं। देखो ऐसा है, अपने अपने संस्कार होते हैं। किसी से अगर गलती हुई तो तुम्हारे क्या ये संस्कार है उस गलती पर हंसो? तुम्हारा संस्कार ये होना चाहिए कि उस गलती से तुम ऐसी सीख लो कि जो उससे हुई वो तुमसे बात खत्म हो गई। अल्लाह बाहर जाना चाहते हो? भाषा, भाषा क्या है? भाषा कहते हैं विचारों के आदान प्रदान
जो वाणी के द्वारा हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसको किस नाम से जानते हैं? भाषा के नाम से जानते हैं। ठीक। और वो भाषा हमारी किसी भी प्रकार की हो सकती है। लिखित भाषा, यद्यपि हम दो प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। एक सांकेतिक भाषा की भी होती है। हमने कहा इसका मतलब क्या हुआ? ठीक। इस भाषा का प्रयोग हम बहुत करते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर किया खूब जाता है, यह अलग बात है। ठीक। और ये इस भाषा के लिए बड़ा व्यक्ति समझदार होना चाहिए। हमने इधर ऐसे किया, समझ गए कहाँ और किस समय। तो ये बहुत ही गुणवान भाषा है, इसको विरले समझते हैं। ठीक। इसके बाद में आती है हमारी मौखिक भाषा। जब ये भाषा व्यक्ति नहीं समझ पाता है तो उसको कहते हैं तुमसे कहाँ आने के लिए? बोले कब कहा था? बोले बोला, इशारा किया तो था। तो फिर वो गाना चलता है, मैं नहीं समझे तेरे इशारे, ऐसे गाना है ना, मैं नहीं समझा तेरे इशारे। खैर, सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा को सेना में प्रयोग किया जाता है। अब आओ हंसी के बाहर थोड़ा। इस भाषा का हम प्रयोग कहाँ करते हैं? सैन्य प्रशिक्षण में। सांकेतिक भाषा आज भी सबसे अधिक प्रयोग की जाती है। वहाँ पर बोला कम जाता है, क्योंकि दुश्मन हमारे सामने है, बोलेंगे दुश्मन जान जाए। हम वहाँ पर उसको हाथों के द्वारा, पेड़ पौधों के द्वारा, घास फूस के द्वारा कई प्रकार के संकेत देते हैं। आपने देखा होगा कुछ चिन्ह बने। सांकेतिक भाषा का प्रयोग हम पढ़े लिखी चीज़ों में भी करते हैं। ये हम कई बार बनाते हैं इसको ऐसे। तो इसका मतलब आप क्या समझते हो कि इधर कुछ लिखा जाए, इसके बारे में कुछ इधर बताया जाएगा, तो यही तो समझते हो इससे। कई बार ऐसा होता है जीने का रास्ता, मतलब जीने का नहीं, जीना चाहिए। तो एक एरो बना होता है, तो तुम समझ जाते हो किधर जाना है। ऊपर जाने का रास्ता यही है। ठीक है, मतलब कतई ऊपर जाने का नहीं। तो ऐसा जो लिखा होता है वो क्या होता है? सांकेतिक भाषा में एक चिन्ह बना होता है। बहुत से ऐसे और चिन्ह भी आपको दिखेंगे। आप इस चिन्ह का प्रयोग करते हो शुभ कार्यों में। यह शुभता का प्रतीक है। स्वास्तिक। तो ये सब क्या है? ये कहीं कहीं पर चिन्ह ही तो है हमारे। ठीक है, ये सांकेतिक चिन्ह है। सांकेतिक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है अन्य कई रूपों में भी, जैसे कौड़ी, सिक्का, मूंगा, मोती। ठीक है, अन्य भी बहुत से। हाथों में कुछ बांध देते हैं, कलावा आदि, ये सब सांकेतिक चिन्ह है। इनसे हमें पता चल जाता है ये व्यक्ति, भाई हाथों में कलावा होगा तुम क्या जान जाते हैं ये हिंदू है ना। लंबी शिखा है, चोटी है, तुम जान जाते हैं ब्राह्मण है। टोपी लगी है, तुम जान जाते हैं गोल जालीदार दाढ़ी। तो ये सब संकेत हैं। ये शादीशुदा देखा करते हैं। देखा करते हो भरी कि नहीं? पहले देखा पट, पहले नजरें ऊपर गई, ये किस टाइप की है? महाराज सुधर जा। हम तुमको पढ़ाई बता रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं। पढ़ लिख जाओगे, बढ़िया बढ़िया लड़कियां मिल जाएंगी, काहे परेशान? काहे की पहचान क्या होगी? अच्छा आगे बढ़ते हैं। ये अब ये हो गई सांकेतिक भाषा। एक होती है लिखित भाषा, जो हम यहाँ पर लिखकर तुमको समझा रहे हैं, ये भाषा। एक होती मौखिक भाषा, जो हम तुमसे बोल रहे हैं, वो क्या है? और मौखिक का होता है वदित्वा भाव संप्रेषणम, बोलकर अपने भावों को संप्रेषित करना, ये क्या है? मौखिक भाषा। और श्रुत्वा अर्थ ग्रहणम, तुम सुनकर मेरे बात का अर्थ ग्रहण करो। और एक होता है लिखित्वा भाव संप्रेषणम, लिखकर भाव का संप्रेषण करना। मालूम हुआ डॉक्टर साहब ने ऐसे करके ऐसे लिख दिया, अब तुम ढूंढते घूम रहे हो कि कौन सी दवा है। तो लिखित्वा भाव संप्रेषणम नहीं हुआ, अब पठित्वा अर्थ ग्रहण भी नहीं हो पा रहा है। न पढ़कर अर्थ ग्रहण हो पा रहा है, न लिखकर भाव संप्रेषण हुआ, तो ये गलत है। तो इसको हम लिखित भाषा नहीं मानेंगे। लिखित भाषा वो भाषा है जो लिखित्वा भाव संप्रेषणम, लिखे जैसे मैंने कहा ये लिखे, पढ़ सकते हो तो भाव संप्रेषण हो गया, और तुमने पढ़ लिया तो अर्थ ग्रहण हो गया। अब ये बात समझ में आ गई? जैसे कौवा, चिड़िया, बकरी, भैंस सब बोलते हैं, ध्वनि करते हैं, ध्वनि वो भी है, लेकिन अर्थ ग्रहणम भाव संप्रेषणम नहीं।
भाव संप्रेषण नहीं है, अर्थ ग्रहण नहीं है। छोटा बच्चा रो रहा है, आवाज कर रहा है, यह हो सकता है तुमसे कुछ मांग भी रहा हो, लेकिन तुम उसकी चूंकि मम्मी तो हो नहीं, माँ स्वभाव से जल्दी समझ लेती है कि वो क्या मांग रहा है। कोई नया मेहमान आए, देखो लल्ला तुम्हारे क्या मांग रहे हैं, पता ही नहीं चल पा रहा है, कुछ तुतलाता होता है तो समझ में हम उससे 4 बार का पूछते हैं, माता जान जाती है इसे क्या चाहिए। ठीक, तो वदित्वा भाव संप्रेषण किसके लिए? मम्मी के लिए। ठीक है, तो अब इस चीज को आप समझ गए कि ये क्या है? यह है भाषा। और भाषा का रूप क्या है? हमने कहा राष्ट्रभाषा, राजभाषा, मानक भाषा और बोली। पहले हम बोली समझेंगे, भाषा समझ ली, अब हम समझेंगे बोली। बोली क्या है? एक क्षेत्र विशेष में जब हम किसी का प्रयोग करते हैं किसी भाषा का, तो वो क्या कहलाती है? बोली। बोली अलग अलग हो सकती है। मालूम हुआ हम हरदोई यहाँ पर कुछ और बोल रहे हैं, अभी आप ही यहाँ पर कुछ और बोल रहे हो, घर जाओगे कुछ और बोलने लगोगे, होता है। जैसे यहाँ पर कहोगे किताब कहाँ रखी है, और वहां पर किताब कहाँ धरी। तो ये क्या है? ये क्या आ गया? ये आपकी बोली है। यहाँ पर कुछ और है, वहां पर कुछ और, ये बोली कहते हैं। तो बोली क्या है? बोली का रूप परिवर्तित होता रहता है। अब भाषा को हम फिर से अध्ययन करते हैं। भाषा में हमने कहा आपका कि राजभाषा। राजभाषा क्या है? पूरे राज्य में एक भाषा विधि द्वारा अपनाई जाती है, जिसमें प्रशासनिक कार्यों को संपन्न किया जाता है। कार्यालयों में उसी का प्रयोग किया जाता है। प्रायः आपकी जितनी भी चौकी, मतलब पुलिस चौकी, और सभागार मतलब डीएम आवास बता रहे हैं, डीएम ऑफिस या आपका विकास भवन, खंड कार्यालय, इनमें इसी भाषा का प्रयोग किया जाएगा पत्राचार के माध्यम से। क्यों? क्योंकि ये प्रशासनिक भवन है। प्रशासनिक कार्यालयों में आपकी प्रशासनिक भाषा अर्थात राजभाषा का प्रयोग किया जाएगा। राजभाषा का प्रयोग इसलिए होता है कि मान लीजिए एक राज्य में बहुभाषी लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं। तो अगर किसी ने किसी का कोई अहित किया है और वो उसके एप्लीकेशन या उसकी शिकायत लेकर वो अपने संबंधित थाने या कोतवाली में गया है, तो वो तो अपनी लैंग्वेज में बोलेगा ना। और मान लीजिए वो लैंग्वेज उस अधिकारी को नहीं समझ में आती, तो कैसे मदद कर सकता है उसकी? हमारा उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, राजभाषा। अब मान लीजिए कोई पंजाबी है और पंजाबी के साथ में कोई ऐसी बात हो जाती है जिसके लिए वो पुलिस के पास अपनी मदद मांगने गया है और वो पंजाबी में ही बोल रहा है, तो वो वहाँ का जो थानेदार या कोतवाल है तो ये बात कह सकता है उसे कि आपकी भाषा मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, मान्यवर, मुझको हिंदी या अंग्रेजी में आप बताएं। इस बात के लिए वो स्वतंत्र है। और ऐसे में उस पंजाबी को पंजाबी ना बोलकर हिंदी या अंग्रेजी में ही अपनी बात को कहना होगा। इसमें पंजाबी कोई भी ब्लेम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हमारी राजभाषा हिंदी है। हाँ, हिंदी में अगर वो बात कह रहा है तो निश्चित रूप से उसका जवाब और उसकी मदद या जो भी सार्थक कदम है वो उस कोतवाल को उठाना होगा, उसकी मदद करनी होगी। ये राजभाषा का पावर है। आप किसी भी भाषा को बोलने वाले हैं, अगर संबंधित राज्य में जो भी राजभाषा को बोला जा रहा है उसमें आप व्यवहार करते हो तो सामने वाला अधिकारी या व्यक्ति आपको उसका उचित जवाब दे, इसके लिए वो बाध्य है। और अगर किसी अन्य भाषा का प्रयोग करते हो तो उसके लिए वो बाध्य नहीं। जितने भी नियम आएंगे, जितने भी कानून आएंगे, जैसे कि अभी कल का टेट पेपर जो संयोग से जो भी उसमें गड़बड़ी हुई, तो उसके पक्ष में जितने भी नियम निकाले गए या तो वो अंग्रेजी में आपको बताए जाएंगे या फिर वो हिंदी में बताए जाएंगे। ऐसा नहीं पंजाबी और मराठी में आपको बताया जाए आप जान भी ना पाओ। अगर कोई भी अधिसूचना आपको दी जाएगी, कोई सर्विस, कोई नौकरी निकाली जाएगी, आपको जो सूचना दी जाएगी वो हिंदी अथवा अंग्रेजी के माध्यम से दी जाएगी। अन्य भाषा का प्रयोग यहाँ पर किया भले जाए, लेकिन हिंदी और अंग्रेजी में अवश्य किया जाए।
बात समझ में आई? तो ये आपका राजभाषा कहलाती है। फिर राष्ट्रभाषा क्या है? राष्ट्रभाषा का मतलब होता है संपूर्ण राष्ट्र में एक ही भाषा का प्रभुत्व, अर्थात प्रशासनिक से लेकर सामाजिक कार्य तक में उसी का सर्वाधिक बोलबाला हो। दुर्भाग्य की बात है, हमारे भारतवर्ष में अभी ऐसी कोई भी भाषा नहीं है जिसको राष्ट्रभाषा के नाम से संबोधित किया जा सकता हो या जिसको हम राष्ट्रभाषा अपनी कह सके। राष्ट्रभाषा हमारे यहाँ पर अभी कोई नहीं है। ऐसा संविधान में वर्णन किया गया था कि प्रारंभ में हिंदी के लिए मतलब प्रस्ताव रखा गया था और वो प्रस्ताव धीरे धीरे आगे बढ़ाया गया कि 10 साल 15 साल, लेकिन ऐसा कभी लागू नहीं हो पाया। वो अलग का विषय है। ठीक, एक मानक भाषा जो हमने भी बताया आपको पढ़ रहे हैं, मानक भाषा में हम अध्ययन अध्यापन का कार्य करते हैं। एक होती है हमारी मातृभाषा। कौन सी भाषा? मातृभाषा। मातृभाषा का तात्पर्य होता है वह भाषा जो हम अपने माता पिता से सीखते हैं, मातृभाषा कहलाती है। और इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि हम मान लीजिए उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, यहाँ पर हमारी हिंदी राजभाषा है। अगर कोई पंजाबी है, अगर कोई मराठी व्यक्ति यहाँ पर आता है, कोई सिंधी व्यक्ति आता है और उसके बच्चे जो होंगे, भाई वो तो घर में अपनी सिंधी ही बोलेगा ना, तो पंजाबी ही बोलेगा, तो उसकी मातृभाषा क्या होगी? पंजाबी होगी। जैसे कई बच्चे भी यहाँ पर पंजाबी पढ़ते हैं, मैंने देखा है, पकड़ी उकड़ी पढ़ के भाई आते हैं। तो मान लीजिए कुछ लोग यहाँ पर मुस्लिम भी होंगे तो उनकी मातृभाषा अरबी फारसी होगी, कोई बड़ी बात नहीं है, भाई उनके घर में अरबी फारसी बोली जाती होगी। तो मातृभाषा हो सकता है आपके पड़ोस में कुछ और बोली जाती है और आपके घर में कुछ और बोली जाती है। ये ऐसा संभव है, ऐसा संभव है कि आपके पड़ोस में मातृभाषा दूसरी हो और आपकी मातृभाषा। तो बच्चा जिस भाषा को अपने परिवेश, अपने माता पिता से सबसे पहले सीखता है, उस भाषा को हम क्या कहते हैं? मातृभाषा कहते हैं। ठीक है, मातृभाषा हो गई। एक होती है वैकल्पिक या तृतीय भाषा। वैकल्पिक या तृतीय लैंग्वेज, तृतीय भाषा या द्वितीय भाषा, ऐसा भी आया, द्वितीय भाषा, तृतीय भाषा। तो द्वितीय भाषा किसे कहते हैं? कभी कभी आप फॉर्म डालते हो तो आपकी जो राजकीय भाषा है वो क्या है? हिंदी है। वैकल्पिक सदैव रहती है अंग्रेजी। तो दूसरी भाषा के रूप में आप अंग्रेजी या संस्कृत का चयन करते हो। ऐसा होता है कि नहीं? मान लीजिए आप टेट का फॉर्म डालते हो, अभी टेट की बात कर लेते हैं कल की, तो उसमें कुछ बच्चों ने भरा होगा अपनी द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी अथवा संस्कृत अथवा उर्दू। यहाँ पर 3 भाषाएं हैं विकल्प रूप में, जिसको द्वितीय भाषा के अंतर्गत रखा गया। मतलब शैक्षिक रूप से भी आपको द्वितीय भाषा का अवसर दिया जाता है। ठीक, और प्रायः 2 भाषाएं 3 भाषाएं आपको सिखाई भी जाती हैं। जो शिक्षा का अधिकार मिला है आपको 14 वर्ष तक का, है ना, उसमें कक्षा 8 तक की जो शिक्षा आपके लिए अनिवार्य है, उसमें हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी तीनों का अध्ययन करवाया जाता है। और ये कहा जाता है कि वो बच्चे को उसकी मातृभाषा में ही सबसे पहले शुरुआत की जाए। ऐसे नियम बनाए गए। खैर, तो आपने ये समझा कि मातृभाषा क्या है, राजभाषा क्या है, राष्ट्रभाषा क्या है, मानक भाषा क्या है, बोली क्या है। अच्छा, उपबोली क्या है? उपबोली उसे कहते हैं जो बोली का ही एक दूसरा रूप हो जाता है, उसको हम उपबोली कहते हैं। जिसका क्षेत्र थोड़ा बड़ा हो जाता है उसको हम उपबोली कहते हैं। विभाषा क्या है? विभाषा वो भाषा कहलाती है जब हमारी भाषा बहुत ज़्यादा परिष्कृत होकर दूसरी भाषा में परिवर्तित हो जाए। जैसे हिंदी की विभाषा आपकी हो गई भोजपुरी, और वो भोजपुरी धीरे धीरे अब एक भाषा में परिवर्तित हो रही है। भोजपुरी का बहुत बोलबाला हो गया है, बड़ा प्रभाव हो गया, उसका क्षेत्र बहुत अधिक हो गया। तो ये हमारी विभाषाएं हो गई हैं, उपभाषा। अब अगर आपका कोई प्रश्न है तो कहें। समय कितना हुआ है? 50 हुआ। कोई आपका प्रश्न हो तो बताओ, बोलो। तो इन अब हेडिंग्स को जो भी है वो सूक्ष्म रूप में एक एक लाइन में, आधी आधी लाइन में हम लोग लिखते हैं। चलिए शुरू कीजिएगा।